सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जिसका नाम एग्रीकल्चर है, उसके 2019 के बोर्ड के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे ही हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अब जो आपके ये प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। और आप खुद ही देखोगे इस वीडियो के अंदर कि हमने इसी वीडियो के अंदर क्वेश्चन के फॉर्म में ये जो आपका चैप्टर है उसका 60 to 70% टॉपिक कवर कर लिया। अब मैं 2019 के पेपर पहले इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। अगर हम 2020 वाले पेपर से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में 2019 के क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021 बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखें, क्योंकि ये 2020 वाला तो जस्ट एक साल पहले आया है, तो हो सकता है इतना क्वेश्चन रिपीट ना करे, लेकिन 2019 के रिपीट कर सकते हैं। आप खुद एग्जाम में देखोगे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 मार्क्स के कोई क्वेश्चन नहीं आए थे इस चैप्टर से 2019 में। 3 मार्क्स से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर्स ऑफ रबी क्रॉप सीजन। तो आपका रबी क्रॉप सीजन के 3 मेन फीचर्स आपको बताने हैं। तो पहला फीचर ये है कि ये क्रॉप आर सोन इन विंटर, सर्दियों में इसकी बुआई होती है, यानी अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। हार्वेस्टेड इन समर, यानी इनकी जो फसल होती है उसकी कटाई कब होती है? गर्मियों के दिन में, अप्रैल से जून के महीने में। कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स की अगर बात करें तो वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड है। ठीक है, अब आपको 3 ही पॉइंट लिखना था, लेकिन एक और पॉइंट मैं बता देता हूं। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। अब सर्दियों में क्या होता है, इन क्रॉप्स को, जो आपके रबी क्रॉप्स हैं, उनको प्रेसिपिटेशन मिल जाता है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? आसमान से कोई भी चीज जो गिरती है, चाहे वो रेन के फॉर्म में हो या स्नो के फॉर्म में, वो प्रेसिपिटेशन कहलाती है। यहां पर हम रेन की बात कर रहे हैं, यानी सर्दियों के दिन में भी रबी क्रॉप्स को बारिश यानी पानी मिल जाता है बारिश के फॉर्म में। किसकी वजह से? क्योंकि आपका जो वेस्ट साइड है यानी इंडियन ओशन साइड से टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं, वो साइक्लोन बारिश कराते हैं, तो सर्दियों में इनको बारिश का पानी मिल जाता है, जो कि इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। सेकंड क्वेश्चन है 3 मेन फीचर्स ऑफ खरीफ क्रॉप सीजन। तो अब इसमें आपको बताना है खरीफ क्रॉप सीजन की फीचर्स। ये क्रॉप ग्रो कब किए जाते हैं? विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी जब मानसून आता है तब इसको ग्रो करते हैं हम। इसकी बुआई होती है कंट्री के अलग अलग हिस्सों में। और इन फसलों को हार्वेस्ट कब किया जाता है, यानी कि फसल को काटा कब जाता है? सितंबर से अक्टूबर के मंथ में। कुछ इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप आपके हो गए पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, यानी इसे अमरहर कहते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हाईलाइट 3 डिफरेंस बिटवीन द खरीफ क्रॉपिंग सीजन एंड रबी क्रॉपिंग सीजन। तो खरीफ और रबी क्रॉपिंग सीजन के बीच में आपको डिफरेंस बताने हैं। 3 मार्क्स का है तो 3 हमको रीजन देना है। तो ऐसे कॉलम बना के आप लिख देना कि इनकी बुआई कब होती है? जब मानसून आता है, अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में। और रबी क्रॉप की बुआई कब होती है? सर्दियों में, यानी अक्टूबर से नवंबर के मंथ में। खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग कब होती है, कटाई कब होती है? सितंबर से अक्टूबर के मंथ में। रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग गर्मियों के मौसम में होती है, अप्रैल से मई के महीने में। कुछ इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप हम देख ही चुके हैं। पैडी हो गया, मेज हो गया। पैडी क्या होता है? इसको धान कहते हैं हिंदी में। यानी आप चावल देखते हो ना, चावल सफेद कलर का होता है, उस पर एक ब्राउन कलर का कवर होता है, तो कवर के साथ जो चावल होता है उसे हम धान कहते हैं, पैडी कहते हैं। उसी के अंदर से राइस निकलता है। ठीक है, मेज हो गया, ज्वार, बाजरा, तुअर, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ये सब कौन से हो गए? आपके खरीफ क्रॉप हो गए। और जितने भी आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपका चाहे खरीफ क्रॉप हो गया, रबी क्रॉप हो गया, जैद क्रॉप हो गया, उनके जितने भी एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हैं वो सारे ही आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया, अभी हम देखेंगे ही। कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप की बात कर लें तो वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है 3 डिफरेंस हमको बताने हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग के बीच में। तो आप ऐसे कॉलम बना के लिख देना, ये बेस्ट तरीका होता है डिफरेंस दिखाने का। एक तरफ प्रिमिटिव लिख दिया, दूसरी तरफ कॉमर्शियल लिख दिया। ठीक है, अब वैसे तो ये 3 मार्क्स में है, इसीलिए 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं, लेकिन मैंने 5 पॉइंट्स यहां इसलिए मेंशन कर दिए कि इन केस अगर आपके 5 मार्क्स में भी आता है तो उसके लिए भी आपकी तैयारी हो जाए। पहला पॉइंट है दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन टू ग्रो क्रॉप्स। यहां पर क्रॉप किस लिए ग्रो किया जाता है? टू सस्टेन फैमिली ऑफ फार्मर, यानी किसान जो खेती करता है वो इसलिए करता है ताकि वो अपने घर वालों को खाना दे सके, यानी खुद अपने इस्तेमाल के लिए वो खेती करता है। लेकिन जो कॉमर्शियल फार्मिंग होती है, वहां पर जो भी चीज प्रोड्यूस की जाती है वो किस लिए? सेलिंग इन मार्केट एंड अर्न मनी, वो मार्केट में बेचने के लिए और पैसा कमाने के लिए की जाती है। ठीक है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में क्या होता है? अपने लिए आदमी खेती करता है कि खुद अपना इस्तेमाल करेगा। कॉमर्शियल में बेचकर पैसा कमाने के लिए खेती की जाती है। यहां पर प्रिमिटिव टूल यानी पुराने जमाने के टूल यूज किए जाते हैं, जैसे होई, डाओ, डिगिंग स्टिक्स हो गया। ये सब आपने क्लास 8th में आपने साइंस में पढ़ा होगा इन टूल्स के बारे में।
तो ये पुराने जमाने के टूल हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है। एंड फैमिली एंड कम्युनिटी लेबर, यानी एक जमीन होती है उसमें पूरा परिवार मिलके, या अगर जमीन बड़ी है तो कई परिवार मिलके, जिसे हम कम्युनिटी कह सकते हैं, वो मिलकर वहां पर खेती करते हैं। वहीं अगर कॉमर्शियल की बात करें, इज डन यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट, यानी यहां पर जो टूल्स या मशीन यूज की जाएगी वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर, इसमें क्या होता है, कॉमर्शियल फार्मिंग कराने के लिए दूर दूर से लोगों को लाया जाता है और परमानेंटली जाकर वो उस जगह पर बस जाते हैं खेती करने के लिए। जैसे ब्रिटिशर्स टाइम की बात करें तो असम के अंदर टी की खेती करने के लिए अलग अलग स्टेट से लोगों को लाया गया था और वो परमानेंटली वहां पर जाकर बस गए, वहीं रहने लगे। तो इसे माइग्रेंट लेबर कहते हैं, यानी पूरा अपना घर बार छोड़ के कहीं शिफ्ट हो जाना फार्मिंग के लिए। अब जो प्रिमिटिव फार्मिंग है वो डिपेंड होती है किस पे, मॉनसून पर, यानी बारिश होगी तभी काम बनेगा, और जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है उस पर डिपेंड रहता है जो किसान होता है। एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी जिस क्रॉप के लिए जैसी इन्वायरमेंट की जरूरत है, गर्मी की जरूरत है कि ठंडी की जरूरत है, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सारी जो कंडीशन है उस पर यह डिपेंड रहता है कि कौन सी चीज खेती की जाएगी और ये खेती कितना सक्सेसफुल रहेगी। कॉमर्शियल की बात करें तो यहां पर मॉनसून पे डिपेंड नहीं रहते और ना ही नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी होती है कि भाई बारिश ना भी होगी तो हम नहर के जरिए, ट्यूबवेल के जरिए, कुएं के जरिए सिंचाई हो जाएगी। और नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड नहीं करते इसलिए क्योंकि यहां पर हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। यानी एक तो नेचुरली सॉइल अपनी फर्टिलिटी उसकी आती है, अगर उसे आप छोड़ दोगे 1 साल 2 साल के लिए तो वो अपने आप फिर से वो फर्टाइल हो जाएगी, फिर से आप वहां फसल ग्रो कर सकते हो। लेकिन कॉमर्शियल में क्या होता है, हम बाहर से ऐसी चीजें डाल देते हैं जो उसकी फर्टिलिटी को तुरंत बढ़ा दे। प्रिमिटिव के केस में क्या होता है कि जब सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है तो फार्मर क्या करता है, शिफ्ट कर जाता है, उस जमीन को छोड़ता है और दूसरी जमीन को साफ करता है और वहां खेती करने लगता है। लेकिन अगर कॉमर्शियल की बात करें तो यहां कोई शिफ्टिंग नहीं होती क्योंकि फर्टिलाइजर यूज होता है टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। यानी अगर फर्टिलिटी सॉइल की कम हो गई तो हमको जमीन को छोड़ के दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, उसी में हम फर्टिलाइजर डाल देंगे और फिर से खेती कर लेंगे। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो लैंड की प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है, एज अ फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर और अदर मॉडर्न इनपुट्स। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, जैसे ये इतनी बड़ी जमीन है, इस पे हमने खेती की तो प्रिमिटिव में जो फसल है वो कम मिलेगी। अगर हम दूसरी तरीके की फार्मिंग से कंपेयर करें, चाहे हम इंटेंसिव से या कॉमर्शियल से कंपेयर करें, तो प्रिमिटिव के केस में उतनी ही बड़ी जमीन पे आपको फसल कम मिलेगी। इसी हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी कम है, क्योंकि कोई फर्टिलाइजर का यूज नहीं हो रहा है। अगर मान लो कोई जमीन की फर्टिलिटी कम है तो सीधी सी बात है वहां फसल भी कम होगी, और हम बाहर से कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, बाहर से फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हैं, तो जितना है वही इस्तेमाल कर पाएंगे, इसीलिए प्रोडक्टिविटी कम होती है। लेकिन अगर कॉमर्शियल की बात करें तो यहां पर प्रोडक्टिविटी हाई होती है, क्योंकि अगर कोई जमीन है वहां वो फर्टाइल नहीं है, कम फर्टाइल है, तो हम फर्टिलाइजर डाल देंगे। और यहां पर दूसरी तरीके के जो मॉडर्न इनपुट्स हैं, जैसा आपका हाई यील्डिंग वैरायटी, जिसे हम HYV सीड्स कहते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। ये एक स्पेशल टाइप की सीड्स होती हैं जिसको लैब में प्रिपेयर किया जाता है कि ये जो नॉर्मल उसी प्लांट की यानी उसी क्रॉप की अगर नॉर्मल आप सीड लोगे तो उससे आपको कम फसल मिलेगी, लेकिन ये HYV सीड अगर आप लोगे तो आपको ज्यादा फसल मिलेगी। और आपका केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है। 5th क्वेश्चन है, आपको 3 डिफरेंस बताना है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बीच में। इसको भी आप ऐसे कॉलम बना के लिख सकते हो, चूंकि CBSE के मार्किंग स्कीम में इस तरह मेंशन था तो इसी तरह मैंने लिख दिया, लेकिन कॉलम बना के आप लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर प्रिमिटिव लिख देना, इधर इंटेंसिव लिख देना। तो इसमें पहला पॉइंट है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। छोटी छोटी जमीन पे खेती की जाती है। वही जो प्रिमिटिव टूल है, पुराने जमाने के टूल है, उनकी मदद से। यहां पर फैमिली या कम्युनिटी लेबर होता है, यानी पूरी फैमिली मिलकर उस खेत पे काम करती है। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि फार्मर मॉनसून पे डिपेंड रहता है, नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड रहता है, और जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उस पर डिपेंड रहता है। इसका दूसरा नाम भी है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, प्रिमिटिव का दूसरा नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इंटेंसिव की अगर हम बात करें, पहला पॉइंट इसमें यह है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज। अब जो आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है वो कहां होती है, एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। अब ये पॉपुलेशन प्रेशर क्या है, जैसे मान लो कोई जमीन है, उस जमीन पे जितने ज्यादा लोग रहेंगे, यानी एक जमीन है उस पे जितने ज्यादा लोग रहेंगे, हम कहेंगे उतना ही ज्यादा उस लैंड पे पॉपुलेशन का प्रेशर है। भाई उसी जमीन पे घर भी बनाना है, दुकान भी बनाना है, खेती भी करना है, यानी आपके पास जमीन ज्यादा नहीं है, उसी पे आपको खेती करना है। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग ऐसी जगह पर होती है जहां पर उसी जमीन पे ज्यादा लोग रहते हैं।
ये कैसी है? लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, यानी यहां पर मजदूर ज्यादा लगते हैं, लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ती है ऐसी खेती में। और यहां पर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट, यानी बायोकेमिकल इनपुट्स डाले जाते हैं यहां पर, यानी बाहर से फर्टिलाइजर वगैरह डाले जाते हैं। और इरिगेशन फैसिलिटी को यूज किया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। भाई बारिश पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, उसके लिए हमको सिंचाई का इंतजाम करना पड़ेगा, चाहे ट्यूबवेल के जरिए या कुएं के जरिए या नहर के जरिए हमको इंतजाम करना पड़ेगा। अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है। इसमें आपको क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा गया था, तो सबको मैंने कंबाइन करके एक टेबल में कर दिया है। तो इन तीनों क्वेश्चन में जनरली क्या पूछा गया था, आपको क्रॉप्स का नाम दे दिए गए थे और आपको बताना था कि ये कैसे क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है, ज़ैद क्रॉप है। ठीक है, तो वीट क्या है आपका? रबी क्रॉप है। मेज की बात करें तो ये खरीफ भी है और रबी है। आप बुक पढ़े होगे तो उसमें आपने देखा होगा कि ये रबी सीजन में भी ग्रो किए जाते हैं, तो ये दोनों के अंदर आएगा। बारले की बात करें तो ये रबी क्रॉप है, पीज रबी क्रॉप है, बाजरा आपका खरीफ क्रॉप है, तुअर यानी जो अरहर की दाल वगैरह होती है ये खरीफ क्रॉप है, वाटरमेलन आपका ये ज़ैद क्रॉप है, फॉडर क्रॉप्स यानी जो चारे वाले होते हैं, यानी वो क्रॉप्स जो कि कैटल्स के लिए चारे की तरह यूज किए जाते हैं, वो भी क्या है आपके? ज़ैद क्रॉप है। ठीक है, मस्टर्ड आपका रबी क्रॉप है, कुकुम्बर आपका ज़ैद क्रॉप है। अब देखो ज़ैद क्रॉप को याद करने की एक टेक्निक है, इनको ग्रो कब किया जाता है? गर्मियों के दिन में। यानी ये जो फल हैं या ये जो वेजिटेबल्स हैं वो हमको कब मिलती हैं? गर्मियों के सीजन में। और समर सीजन के अंदर हमको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए जो आपके गर्मियों के अंदर फ्रूट्स या वेजिटेबल होते हैं उनके अंदर पानी आपको मिलेगा। तो जैसे आपका वाटरमेलन हो गया, वो भी देखते हो उसमें पानी होता है। कुकुम्बर आपका खीरा, ये भी पानीदार होता है। मस्क मेलन देखोगे यानी खरबूजा, इसके अंदर भी पानी होता है। तो ये ज़ैद क्रॉप आपका गर्मियों में होते हैं और गर्मियों में ऐसे फल या वेजिटेबल्स होते हैं जिनके अंदर पानी होता है, तो इससे भी आप याद रख सकते हो। बाकी आपका पैडी या कॉटन हो गया, ये खरीफ क्रॉप है। तो आप समझ गए कि जो भी क्रॉप्स आपके बुक में दिए हुए एनसीईआरटी में, वो सारे ही आपको याद होने चाहिए कि ये क्रॉप कौन कौन से हैं, रबी है कि खरीफ है कि ज़ैद है। तो अब हम करते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 9th क्वेश्चन है, नेम द 2 बेवरेज क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। बेवरेज क्रॉप्स कौन से होते हैं? वो जिनको पिया जाता है। तो वो कौन से हो गए आपका? टी और कॉफी, इन्हीं को तो पीते हैं हम। और क्या बताना है? डिस्क्राइब द ग्रोइंग एरिया, इनको कहां ग्रो किया जाता है। वैसे ये क्वेश्चन तो 3 मार्क्स के लायक था, लेकिन जब देने वाला नंबर देना चाह रहा है तो लेने वाले को टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो इसमें बहुत ज्यादा लिखने का कुछ था ही नहीं, हमको बस एरिया बताना है। तो अगर हम टी की बात करें तो सबसे ज्यादा टी की खेती कहां होती है? असम के अंदर। और जो आपका हिली एरिया है किसका? दार्जिलिंग का। और जलपाईगुड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, उसके जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर टी की खेती की जाती है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला के अंदर। इसके अलावा और कहां होती है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये भी क्या है? टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। कॉफी की बात करें तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहां पर कॉफी की खेती की जाती है। अब 10th वाला क्वेश्चन है, नेम द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स क्या होता है? जो फूड की तरह हम यूज करते हैं, जिसे हम खाते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो कोई 2 लिख सकते हो, जैसे आपका यहां पर राइस और व्हीट हम लिख सकते हैं, सिंपल है। और क्या बताना है? डिस्क्राइब द कंडीशन रिक्वायर्ड टू ग्रो दीज 2 क्रॉप्स। और किन कंडीशन में ये ग्रो होते हैं, वो कंडीशन आपको लिखना है। तो अगर हम राइस की कंडीशन की बात करें तो पहला है कि यहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, अबव 250, 250 नहीं होगा, 250 पे तो पूरा केक बेक हो जाएगा, शायद 25 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ये डिग्री 0 बन गया था। तो यहां पर ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, यानी सर्दी वाला मौसम नहीं चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए, यानी नमी ज्यादा होनी चाहिए। एयर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के पार्टिकल्स ज्यादा होने चाहिए। विद एनुअल रेनफॉल, यानी साल भर में जो रेनफॉल वो कितनी होनी चाहिए? अबव 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होनी चाहिए। और राइस क्या है? एक इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है। अब अगर हम कंडीशन की बात करें व्हीट की, गेहूं के लिए क्या जरूरी है? तो बारिश इसको कितना चाहिए? 50 से 75 सेंटीमीटर चाहिए। टेम्परेचर की इसको कम जरूरत होती है, इसीलिए विंटर सीजन के अंदर इसे ग्रो किया जाता है। लेकिन ब्राइट सनशाइन की जरूरत है, यानी धूप निकली होनी चाहिए, बादल वाला एटमॉस्फेयर ना होना चाहिए। और ये क्या है? वीट एक इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप है। ठीक है, अब 11th वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेम एनी 2 मेजर फाइबर क्रॉप्स। तो हमको फाइबर क्रॉप्स के बारे में बताना है। फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं? जिनमें रेशे होते हैं, ऐसे पतले पतले धागे टाइप के होते हैं। और क्या बताना है? डिस्क्राइब द कंडीशन रिक्वायर्ड टू ग्रो दीज 2 क्रॉप्स। क्या कंडीशन की जरूरत है इनको ग्रो करने के लिए? और देखिए 12th वाला क्वेश्चन भी सेम है, बस इसमें थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर दिया है। आपको ये बताना है कि विद देयर ग्रोइंग एरिया, इनको ग्रो कहां किया जाता है, उन एरियाज को बताना है। बाकी ये 11 वाला बिल्कुल सेम है, 11, 12। तो जो मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं वो कौन से हैं आपके? कॉटन और जूट,
यानी जो फाइबर क्रॉप्स होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं? रस्सी वगैरह बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, क्योंकि इनके अंदर रेशे होते हैं, उससे हम धागे बना लेते हैं और धागे से कपड़े वगैरह बना लेते हैं। तो कॉटन और जूट हो गया। कंडीशन की अगर बात करें कि कॉटन को ग्रो करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो पहली चीज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के अंदर कॉटन की खेती अच्छी होती है, तो ब्लैक सॉइल की जरूरत पड़ती है। दूसरा, कॉटन की खेती के लिए हाई टेम्परेचर होने चाहिए, यानी बहुत ज्यादा गर्मी पड़नी चाहिए और हल्की फुल्की रेनफॉल हो जाए, या अगर बारिश नहीं हो रही तो थोड़ा बहुत कुछ सिंचाई के जरिए भी आप पानी दे सकते हो। इट रिक्वायर्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड अ ब्राइट सनशाइन। फ्रॉस्ट फ्री डेज क्या होता है? देखो, फ्रॉस्ट का मतलब किसी चीज को जमा देना, यानी ऐसी ठंड ना पड़े जिसमें बर्फ जम जाए, मतलब 0 डिग्री वाली ठंडक ना पड़े। तो ऐसी कम ठंडक वाले कितने दिन चाहिए हमको? 210 दिन ऐसे होने चाहिए जहां पर इतनी ठंडी ना पड़े कि जमने लगे, 0 डिग्री ना हो, और बिल्कुल बिंदास वाली मस्त वाली धूप होनी चाहिए। ये कहां ग्रो किया जाता है? महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, इन जगहों पर ग्रो किया जाता है। अब जूट के लिए जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो क्या है? इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स। वेल ड्रेन्ड का मतलब है सूखी जमीन होनी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा पानी ना रुका होना चाहिए। सूखी से मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ड्राई हो, यानी उसमें पानी ना जमा हो, ऐसी सॉइल हो, दलदल वाली सॉइल ना हो। और ऐसी सॉइल कहां पाई जाती है? जो आपका फ्लड प्लेन्स होते हैं। फ्लड प्लेन्स क्या होता है? जैसे रिवर बह के आती है, जब बाढ़ आती है तो पानी दूर तक फैल जाता है। जब बाढ़ जाती है तो वहां पर अपने साथ जो मटेरियल लाई रहती है वो डिपॉजिट कर देती है। तो ये जो सॉइल होती है वो हर साल रिन्यू होती रहती है, नए नए मटेरियल इसके ऊपर आते जाते हैं, इसकी लेयर बढ़ती चली जाती है। तो बाढ़ की वजह से जहां तक पानी पहुंचा था वो एरिया जो प्लेन एरिया होता है वही हमारा फ्लड प्लेन्स होता है। तो ऐसी जो जमीन होती है वहां पर जूट की खेती की जाती है। हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, हाई रेनफॉल की जरूरत पड़ती है, और फ्रेश वाटर की जरूरत पड़ती है, और चीप लेबर, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता, बहुत ज्यादा महंगा लेबर नहीं रख सकते, इसलिए सस्ते लेबर चाहिए होंगे। कहां ग्रो की जाती है? वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार, आसाम, ओडिशा, मेघालय, यहां पर ये ग्रो किया जाते हैं। ठीक है। 13 क्वेश्चन देखें। डिस्क्राइब एनी 5 टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव इंडियन एग्रीकल्चर। इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसको सुधारने के लिए जो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसने बहुत सारे सुधार लाए थे। टेक्नोलॉजी के अंदर सुधार लाए थे, और जो ये खेती वाले सिस्टम देखती है, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो ऑफिसेज होते हैं, उनके अंदर भी सुधार लाए थे। तो ऐसे 5 आपको लिखने हैं। पूरा आपके टॉपिक ये दिया हुआ है बुक के अंदर, उसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। डिटेल में जानना हो तो वहां उस वीडियो को देख सकते हो। यहां मैं मेन चीजें समझा देता हूं। तो 5 जो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स यानी सुधार लाए गए थे वो क्या थे? कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कॉर्पोरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, ये सब किया गया। वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म, यानी ये चीजें जो अभी मैंने डिस्कस की, इनसे शुरुआत की गई। आजादी के बाद कहा है भैया ये चीजें हमको पहले कर लेनी है सुधार के तौर पे, कि ये चीजें हो जाएंगी तो चलो एक काम तो हो गया, एक सुधार हमने कर दिया। अब इन टर्म को मैंने चैप्टर में अच्छे से समझा है, शॉर्ट में बता देता हूं। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब होता है अलग अलग जमीन को जोड़कर एक यूनिट बना देना, और उन सारे जमीन वालों से कहना कि भैया मिलजुल कर खेती करो, अपने जरूरत का सामान, ट्रैक्टर वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह मिलकर इंतजाम कर लो। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब है अगर किसी किसान की जमीन अलग अलग जगह पर बिखरी हुई है तो उसको मिला जुला कर एक ही जगह दे दो ताकि इधर उधर भागना ना पड़े। कॉर्पोरेशन का मतलब है अलग अलग किसान मिलकर खेती करना, यानी जमीन सबकी अलग है, जो चाहे अपना खेती करो, लेकिन जो टूल्स हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया, ट्यूबवेल वगैरह हो गया, उसका सब लोग पैसा मिलाकर यूज करेंगे। और जमींदारी वाले सिस्टम, यानी जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे लोगों से और ब्रिटिशर्स को देते थे। अब अगर कोई किसान टैक्स नहीं दे पाता तो उसकी जमीन हड़प लेते थे। तो इस तरह करते करते इनके पास बहुत ज्यादा जमीन हो गई थी। तो ये सिस्टम खत्म किया गया कि भैया अब कोई जमींदारी वाले सिस्टम नहीं होगा। यानी अगर हम कानून की बात करें तो अब ऐसा कानून है कि किसान के साथ कोई भी आप समझौता करो, उसकी जमीन का समझौता नहीं कर सकते, यानी किसी भी सूरत में उसकी जमीन छीनी नहीं जा सकती। तो ये चीजें आजादी के बाद की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल रिफॉर्म टू इंप्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन 1960s एंड 1970s। तो 1960s 1970s के अंदर बहुत सारी चीजें लाई गई गवर्नमेंट के द्वारा सुधार के लिए। जैसा आपका ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था? बेस्ड ऑन द पैकेज टेक्नोलॉजी। पैकेज टेक्नोलॉजी का मतलब एक साथ हमको बहुत सारी चीजें मिल गई थी। HYV सीड भी मिल गई थी, फर्टिलाइजर्स भी मिल गया था, पेस्टिसाइड भी मिल गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर मतलब एक क्रांति सी आ गई थी, इतनी सारी चीजें मिल गई थी जो हमारी क्रॉप को, हमारी जो फार्मिंग है उसको इंप्रूव कर सकती थी। तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है? ये एक तरह से मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ऐसी हमने चीजें की थी जिससे मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ गया था, उसी हम व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। या इसका दूसरा नाम ऑपरेशन फूड भी है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज थी, ये कुछ काम थे जिसने इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया था।
प्रोविजंस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप का इंश्योरेंस करा दिया गया था, यानी अगर सूखा पड़ता है या बाढ़ आ जाती है, साइक्लोन आ जाती है, आग लग जाती है या कोई बीमारी वगैरह हो जाती है और आपका जो क्रॉप है उसका नुकसान हो जाता है, तो आपने इंश्योरेंस कराया है तो आपको पैसा मिलेगा, कुछ परसेंट आपको पैसा मिल जाएगा। और ग्रामीण बैंक बनाए गए, यानी गवर्नमेंट ने ग्रामीण बैंक यानी ग्रामीण इलाकों में अलग से स्पेशल बैंक्स बनाए। और आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्म किया गया। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और जनरल बैंक भी बनाए गए, किस लिए, ताकि लोन की फैसिलिटी फार्मर्स को प्रोवाइड की जा सके एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कम इंटरेस्ट पे उनको लोन मिल सके। और गवर्नमेंट में बहुत सारी स्कीम लॉन्च की, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बनाया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम बनाई कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा। मान लो कि एक्सीडेंट हो गया, किसान अब खेती नहीं कर सकता तो उसको कुछ पैसा मिलेगा। ये सब स्कीम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च की ताकि फार्मर्स को बेनिफिट हो सके। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन रेडियो एंड टेलीविजन। तो रेडियो और टेलीविजन पे वेदर बुलेटिन्स दिखाए जाने लगे, यानी कैसा मौसम रहेगा, साइक्लोन आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो पहले से बता दिया जाए, बारिश होगी नहीं होगी, तो उसकी अनाउंसमेंट आपको रेडियो टेलीविजन पे दे दी जाती थी ताकि किसान समझ सके कि हाँ भैया क्या होने वाला है। और बहुत सारे एग्रीकल्चर के प्रोग्राम लॉन्च किए गए रेडियो पे, टेलीविजन पे कि कैसे खेती करने हैं, उसका प्रोग्राम आ रहा है ताकि किसान उसे सीख के उस तरीके से खेती करे ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो हमको 5 पॉइंट ही जनरली लिखने थे, चाहे तो 6 पॉइंट भी आप लिख देना, ठीक है। इन सारी चीजों को मैंने चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे इसीलिए 5 मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अब यहां पर हमको 5 फीचर बताने हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ऐसे आप पॉइंट वाइज लिख देना कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या है कि यहां पर बहुत ज्यादा जो मॉडर्न चीजें हैं, मॉडर्न इनपुट्स हैं वो यूज की जाती हैं, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो गई, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गया, इंसेक्टिसाइड यानी कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए, उनसे बचने के लिए, क्रॉप को बचाने के लिए ये सब यूज किया जाता है। इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, ठीक है, ताकि नुकसान कम से कम हो और प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। द डिग्री ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कितना कॉमर्शियलाइजेशन होगा। कॉमर्शियल, देखिए कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में मैंने बता दिया क्यों की जाती है, पैसा कमाने के लिए, ताकि उसको बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। तो कितना ज्यादा इसे बेचने के लिए इसकी खेती की जाएगी ये डिपेंड करता है वन रीजन टू अनदर, यानी किस रीजन में आप खेती कर रहे हो। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी आपको। जैसे राइस क्या है, कॉमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में, यानी हरियाणा और पंजाब में राइस की खेती जनरली किस लिए की जाती है, ताकि उसको बेच के पैसा कमाया जा सके। लेकिन ओडिशा के अंदर चावल की खेती क्यों की जाती है, इट इज अ सब्सिस्टेंस क्रॉप, यानी इसलिए खेती की जाती है ताकि वो खुद अपने लिए इस्तेमाल कर सके, उसे बेचने के लिए नहीं। अब जो आपका प्लांटेशन है वो भी एक तरीके की कॉमर्शियल फार्मिंग है। प्लांटेशन में क्या होता है, बहुत बड़ी जमीन पे एक ही क्रॉप को ग्रो किया जाता है, उसे प्लांटेशन कहते हैं। तो प्लांटेशन भी हम किस लिए करते हैं, ताकि उसको बेच को पैसा कमाएं। तो इस फार्मिंग में क्या होता है, एक ही क्रॉप होता है जिसको बहुत बड़े एरिया पे ग्रो किया जाता है। अब जो प्लांटेशन है उसका इंटरफेस किसका है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, यानी इतने बड़े लेवल पे किया जाता है खेती कि ऐसा लगता है कोई इंडस्ट्री काम कर रही है। तो होता तो एग्रीकल्चर ही है लेकिन इंडस्ट्री जैसा लगता है, वहां ऑफिस होता है, मैनेजर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, बहुत बड़ी जमीन होती है और यहां पर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट, यानी बहुत ज्यादा महंगे चीजें यूज की जाती हैं, पैसा भी ज्यादा लगता है। और विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर, यानी अलग अलग जगह से लेबर्स को बुलाया जाता है काम करने के लिए। और यहां पर जो भी चीज ऑब्टेन होती है वो जनरली रॉ मटेरियल की तरह यूज होती है अलग अलग इंडस्ट्री में। जैसे हम टी की बात करें, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब क्या है दूसरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है नए प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे शुगर केन हो गया, वो शुगर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहां पर जो चीजें मिलती हैं जनरली वो एक रॉ मटेरियल होती है दूसरी इंडस्ट्री के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारे सारे क्वेश्चन कवर। ऐसे ही अगर आपको और सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर की वीडियो देखनी है तो आप चैनल पे सर्च करना सीबीएसई वर्ड्स, डी के आगे जेड लगाना है। चैनल पे क्लिक करके ओपन करोगे, होम वीडियो प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे सीबीएसई क्लास 10 यहाँ लिखा है, अलग अलग प्लेलिस्ट है, ये चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है। इस एरो पे क्लिक करोगे तो सारी प्लेलिस्ट का लिस्ट यहाँ खुल जाएगी। वहां से जाकर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी है तो क्लास 10 ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर वीडियोज या प्लेलिस्ट, ऐसे प्लेलिस्ट होगी, वहां से जाके आप और भी वीडियोज देख सकते हो। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको जरूर दबा दीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।